तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे परागण और निषेचन। ठीक है, यानी परागण क्या होता है, परागण के कितने प्रकार होते हैं, तो ठीक है, और परागण किन किन माध्यमों से होता है, तो ये हम समझेंगे। ठीक है, परागण के बारे में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए, निषेचन। ठीक है, निषेचन क्या होता है। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बता दें कि जो लोग नए हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को भी नहीं पता। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो थोड़ा उनको कन्फ्यूजन होगी। क्यों? देखिए कि हम क्या पढ़ रहे थे और क्या कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये सारा उन लोगों को अच्छे से पता नहीं होगा। तो देखिए, हम बता दें कि जो हम साइंस का जो है बॉटनी पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी साइंस में जो हम जितना बॉटनी का हिस्सा है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम देखिए पढ़ रहे थे पौधे के भाग, पढ़ रहे थे पौधे के भाग। तो देखिए पौधे के भाग होते कौन कौन से हैं। तो एक होता है देखिए जड़, ठीक है, और एक होता है तना, ठीक है, फिर होती है पत्ती, ठीक है, और फूल, फिर इसके बाद देखिए फल। तो देखिए, इससे पहले हमने देखिए जड़ के बारे में पढ़ा पूरा, फिर तना, पत्ती, फूल। तो देखिए ये 4 चीज़ें हमने इससे पहले पढ़ ली है, ठीक है? तो यानी जड़, तना, पत्ती, फूल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमें देखिए पढ़ना तो था फल, ठीक है? लेकिन देखिए, फल हम अभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? देखिए, फल पढ़ने से पहले आपको देखिए समझना होगा कि परागण और निषेचन क्या है। देखिए, पहले देखिए फल बनता कैसे है? तो देखिए फल तब बनेगा जब देखिए परागण की क्रिया होगी। देखिए पहले परागण पूर्ण होगा और इसके बाद निषेचन होगा और निषेचन के बाद ही बनता है फल, ठीक है? तो इसीलिए पहले हमें समझना है परागण और निषेचन, फिर इसके बाद हम फल के बारे में समझेंगे, ठीक है? तो देखिए, हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाए। देखिए, आपको स्किप नहीं करना है। क्यों? देखिए, हम मेन फ़ोकस मेरा है पहले से कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जाए। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया परागण और निषेचन के बारे में, तो आपको देखिए रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से कॉन्सेप्ट के ही सहारे आप आंसर दे देंगे, ठीक है? क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए आपको पूरी क्लास देखना है, क्योंकि अगर आप बीच में थोड़ा स छोड़ेंगे या स्किप कर देंगे, तो क्या है, आप कॉन्सेप्ट से हट जाएँगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए थोड़ा समझते हैं कि परागण होता क्या है। तो देखिए, जो परागकण होते हैं, ये देखिए जो ये परागकण हैं, परागकणों का देखिए परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचना है। ये भाग क्या है? वर्तिकाग्र। यानी परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचना है, परागकण परागण कहलाता है, ठीक है? यानी परागण क्या है? यानी परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही परागण है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर हम परागण और निषेचन के बारे में समझेंगे, ठीक है? तो देखिए, जिन लोगों ने इससे पहले वाली क्लास पत्ती वाली नहीं देखी, पुष्प वाली क्लास नहीं देखी, यानी जिन लोगों ने देखिए फूल वाली क्लास नहीं देखी है, वो जाकर इसके बाद ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम पुष्प के भाग इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसा कि स्टिग्मा, ये देखिए वर्तिकाग्र है, ठीक है? और ये होते हैं परागकण होते हैं, तो ये सब हम इनके बारे में यहाँ पर नहीं अच्छे से बता पाएँगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा मेन फ़ोकस होगा परागण को समझाना, ठीक है? और निषेचन को। तो जिन लोगों ने देखिए फूल वाली क्लास नहीं देखी है इससे पहले, जिससे हमने पुष्प के सारे भागों के बारे में बताया है, और देखिए इससे पहले हमने पुष्प का मेल पार्ट कौन-सा होता है और फीमेल पार्ट कौन-सा होता है, ये सारा कुछ इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ मेन फ़ोकस हमारा किस पर होगा? परागण पर और निषेचन पर। तो आइए डेफिनिशन देखते हैं। तो देखिए परागण, ठीक है? यानी जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। पुष्प के परागकोश से पराग कणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, जैसा कि हम इससे पहले आपको बताएं, ठीक है? अब देखिए, अगर आपको ये थोड़ा अजीब, थोड़ा टफ लग रही है, तो आपको ये डेफिनेशन आप देख लीजिए। देखिए, फूलों में नर और मादा भाग होते हैं, ठीक है? फूलों में क्या होते हैं? नर और मादा भाग होते हैं। नर भाग में छोटे छोटे कण होते हैं। नर भाग में क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें परागकण कहते हैं, ठीक है? पराग परागण की प्रक्रिया में ये परागकण नर भाग से निकलकर फूल के मादा भाग तक पहुँचते हैं, ठीक है? तो ये क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है, ठीक है? देखिए इस चित्र में समझिए, तो देखिए क्या कह रहा है कि पुष्प के नर भाग, यानी जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इस साइड में और इस साइड में, ये नर भाग का मादा भाग तक पहुँचना, मादा भाग कौन-सा है? ये वाला है मादा भाग, ठीक है? यहाँ पर पहुँचना, यानी नर भाग का मादा भाग तक पहुँचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, ठीक है? और ये जो परागण है कई माध्यमों से होता है, अब हम आगे समझेंगे, ठीक है? देखिए परागण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, यानी परागण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। तो देखिए पहला है स्वपरागण, जिसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक फूल के परागकण उसी फूल के या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ठीक है, तो इसे स्वपरागण कहते हैं, ठीक है? तो देखिए आपको डेफिनेशन बस इतनी ही लिखनी है, जितना हम लिखवा रहे हैं, फालतू की चीजें नहीं आपको लिखनी है, और जितना हम लिखा रहे हैं उतना ही बहुत सफिशियंट है। अब देखिए यहाँ उदाहरण समझिए।
तो यहाँ पर देखिए ये कोई देखिए ये पौधा है, ठीक है? इसमें देखिए ये है पुष्प, तो ये वाला जो हिस्सा है ये है परागकण, ठीक है? ये परागकण जब यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, ये वाला हिस्सा है वर्तिकाग्र, ये वाला बीच वाला हिस्सा, ठीक है? यानी परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना, लेकिन एक ही पुष्प में, ठीक है? यहाँ पर पुष्प जो है एक ही होना चाहिए, यानी यहाँ से उठा परागकण और इस वर्तिकाग्र तक पहुँच गया, तो इसे हम कहते हैं स्वपरागण। और देखिए, यहाँ पर देखिए ये पौधा तो एक ही है और इसमें एक दूसरी ये टहनी निकली है, ठीक है? तो यहाँ पर भी देखिए ये परागकण है और ये इस यहाँ तक पहुँचते हैं यानी वर्तिकाग्र तक, तो ये भी क्या है, एक ही पुष्प में तो हो रहा है, यानी पौधा तो एक ही है, बस उसकी टहनियाँ 2 हैं और अलग-अलग पुष्प लगे हैं, ठीक है? तो ये एक ही पौधे के पुष्प में जब परागण होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं, ठीक है? क्या कहलाता है यह? स्वपरागण। यहाँ पर समझिए देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन दोबारा समझिए, यानी ये देखिए है परागकण, ठीक है? ये जो परागकण जब इस वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्वपरागण। ये देखिए एक ही पुष्प में होता है, ठीक है? ये दूसरे पुष्प में नहीं होता है, ये इसीलिए इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए ये जो है परागकण यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं? तो देखिए या तो कोई किसी कीट के माध्यम से पहुँचेंगे, जैसे देखिए कभी आपने देखा होगा जब फूल पर मधुमक्खी बैठती है, तो जैसे मधुमक्खी के देखिए उसके पैरों में जो ये परागकण है ये चिपक जाते हैं और ये जो परागकण चिपक जाते हैं तो वो जब यहाँ से उठकर और जब वर्तिकाग्र पर बैठ जाती है, तो वर्तिकाग्र पर क्या होता है जो चिपचिपा पदार्थ होता है, तो यहाँ पर उसके जो ये वाले परागकण उसके पैरों में जो लगे होते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं वर्तिकाग्र तक, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन यानी सेल्फ पॉलिनेशन, इसे हम कहते हैं स्वपरागण, ठीक है? देखिए, ये कीट द्वारा भी हो सकता है परागण और या देखिए केवल हवा के द्वारा भी परागण हो सकता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए परपरागण, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए इसे हम कहते हैं परपरागण, तो समझिए, जब एक फूल के परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे पर स्थित फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, ठीक है? तो इसे परपरागण कहते हैं, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? परपरागण। तो इधर समझिए, देखिए ये देखिए कोई फूल है, ठीक है? इसमें से ये वाले जो हिस्सा है ये वाला, तो ये क्या है? परागकण है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? परागकण, ठीक है? ये देखिए जब दूसरे पुष्प पर यहाँ पर आते हैं, यानी यहाँ वर्तिकाग्र पर, तो देखिए ये मान लीजिए ए पौधा है, ए फूल है कोई और ये वाला बी फूल है, तो यानी ए फूल के परागकण जब बी पर पहुँचते हैं, यानी बी के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो इसे हम कहते हैं परपरागण, ठीक है? यानी इस पुष्प से देखिए जो परागकण हैं, यहाँ पर इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परपरागण। लेकिन देखिए ये आते कैसे हैं? तो देखिए जैसा कि ये है देखिए मधुमक्खी या कोई कीट है, ठीक है? जब ये कीट देखिए इस पुष्प पर बैठता है, तो देखिए इसके पैरों में जो परागकण चिपक जाते हैं और ये परागकण देखिए जब चिपक जाते हैं, तो ये पुष्प देखिए जो कीट है, यहाँ से उड़कर किसी दूसरे पुष्प पर बैठ जाता है, यानी इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठेगा, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही बैठेगा, तो यहाँ पर वर्तिकाग्र में क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे ये परागकण जो इसके पैर में चिपके होते हैं, यहाँ पर जाकर वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। यानी ए पौधे से यानी सॉरी ए वाले फूल से यानी जो ए वाला फूल है, यहाँ से परागकणों का बी पर जाना क्या कहलाता है? परपरागण। यानी ये 2 फूलों के बीच होता है, ठीक है? इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये देखिए क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है अच्छा परागण माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नई जो उत्पन्न होती है प्रजाति, जो नई प्रजाति उत्पन्न होती है वो काफ़ी अच्छे किस्म की मानी जाती है, ठीक है? देखिए यहाँ पर समझ लीजिए स्टिग्मा को हम वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है? और पोलन ग्रेन्स को कहते हैं परागकण, ठीक है? पोलन ग्रेन्स परागकण, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इससे पहले वाली जो हम पुष्प के बारे में हम जितना बताया है, वो आप एक बार जैसे देख लेंगे, तो ये कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सारा कुछ हम इससे पहले आपको बता चुके हैं। देखिए अगला है परागण के कारक, ठीक है? परागण के कारक कौन से होते हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखिए कीटों द्वारा परागण, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली यानी कीटों द्वारा परागण। कई पौधों के फूल रंगीन, सुगंधित और मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद मीन्स क्या होता है? रसीले, ठीक है? जिसमें रस होता है। जो कीड़ों जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, भंवरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है? ये किसको आकर्षित करते हैं? मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, तितलियों को, भंवरों को, ठीक है? जब कीड़े फूलों पर बैठते हैं, तो परागकण उनके शरीर से चिपक जाते हैं और जब वे दूसरे फूल पर जाते हैं, तो ये परागकण वहाँ वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? कीटों द्वारा परागण। तो कीटों द्वारा परागण देखिए किसमें होता है? गुलाब में होता है, सूरजमुखी, सरसों यानी जितने पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है? कीटों द्वारा परागण होता है, ठीक है? जैसे देख लीजिए यानी ये कोई कीट है, ठीक है? ठीक है? ये जब यहाँ पर बैठेगा, ठीक है? तो इसके पैर में देखिए यहाँ पर ये चिपका है देखिए परागकण, ये परागकण इसके इस साइड इस ऐसे चिपक जाते हैं। फिर ये आकर यहाँ पर बैठेगा, ठीक है? तो ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ये क्या है? वर्तिकाग्र और इस पर जैसे बैठेगा तो ये परागकण जो है यहाँ पर वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? कीटों द्वारा परागकण परागण
ये अगला है वायु द्वारा परागण, जिसे हम एनेमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु द्वारा परागण यानी एनेमोफिली। कुछ पौधों में परागकण हल्के और छोटे होते हैं, ठीक है? जो हवा के माध्यम से आसानी से उड़कर दूसरे फूलों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है? ऐसे फूलों में रंग और सुगंध की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? वायु द्वारा परागण। जैसे किसमें होता है? देखिए उदाहरण समझिए, घास है, मक्का है, बाजरा है, गेहूं है आदि, यानी जो फसलें होती हैं इसमें वायु द्वारा परागण होता है। देखिए इसमें कीटों के द्वारा परागण नहीं हो सकता, क्योंकि कहाँ तक, देखिए आपने गेहूं का खेत देखा होगा, तो गेहूं तो का खेत तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसमें देखिए जब गेहूं में क्या है, जब हल्का हल्का देखिए बाली आने लगती है, ठीक है? और उसमें जब फूल होते हैं इस प्रकार गेहूं में आते हैं, ठीक है? तो देखिए इसमें परागण की क्रिया कैसे होती है? तो देखा होगा कि जब हवा चलती है तेज, ठीक है? जब हवा चलती है यानी वायु चलती है, तो ये आपस में इधर-उधर देखिए लहराने लगते हैं इस प्रकार, इधर-उधर, ठीक है? जब लहराते हैं तो आपस में इन देखिए जो आपस में टकराते हैं, तो जब यहाँ पर देखिए परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं, ठीक है? तो ये वायु द्वारा परागण हो जाता है, ठीक? किसमें है? जैसे जितनी फसलें हैं, जैसे मक्का, घास है, बाजरा, गेहूँ, धान, ये फसलों में क्या होता है? वायु द्वारा परागण होता है। यहाँ पर कीटों द्वारा परागण नहीं हो सकता, कीटों द्वारा परागण केवल फूलों में होता है, ठीक है? देखिए जब हवा तेज चलती है तभी जब ये परागण की क्रिया होती है गेहूं में, तभी जाकर देखिए आगे गेहूं बनता है, ठीक है? नहीं तो अगर परागण की क्रिया ना हो तो गेहूं नहीं बनेगा, केवल फूल ही रहेगा, ठीक है? अक्सर आपने देखा होगा मार्च के महीने में, जब मार्च का महीना होता है तेज हवाएं चलने लगती हैं, तो हवाएं इसीलिए चलती हैं कि जो फसलें होती हैं गेहूं की फसल, उसमें क्या होता है, ये परागण की क्रिया संपूर्ण हो जाती है, यानी पूरी हो जाती है और गेहूं जो है निकल आता है, ठीक है? अब देखिए जल द्वारा परागण, जिसे हम हाइड्रोफीली कहते हैं। कुछ जलीय पौधों में परागण पानी के माध्यम से बहकर दूसरे फूलों तक पहुंच जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? जल द्वारा परागण। जैसे आइए समझते हैं उदाहरण, वेलिसनेरिया और हाइड्रीला में जल द्वारा परागण होता है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये वेलिसनेरिया का प्लांट है, ठीक है? ये कैसा प्लांट है? वेलिसनेरिया का। ये वाला देखिए जो है फीमेल प्लांट, यानी ये देखिए फीमेल है और ये वाला है जो मेल है, यानी ये वाला कैसा है? मेल है और ये क्या है? फीमेल पार्ट। तो देखिए यहाँ पर पानी में लगा होता है, तो देखिए जो ये वाले हैं, ये हिस्सा, ये इसका देखिए जो पानी में तैर रहे हैं, ये मेल फ्लावर है, यानी इसका मेल पार्ट है। और ये जो फीमेल पार्ट है, यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है? फीमेल पार्ट। और ये जो पानी में बहते हैं, ठीक है? जब पानी की धारा में इधर उधर बहते हैं, तो ये जब फीमेल पार्ट और मेल पार्ट एक साथ मिल जाते हैं, तो क्या हो जाता है? परागण की क्रिया पूर्ण हो जाती है, ठीक है? अगला देखिए पक्षी द्वारा परागण, इसे हम कहते हैं ऑर्निथोफीली, ठीक है? तो पक्षी द्वारा परागण कैसे होता है? कुछ पौधों में परागण, यानी ठीक है, कुछ पौधों में परागण पक्षियों, चमगादड़ या अन्य छोटे जानवरों द्वारा होता है। इन फूलों में अक्सर चमकीला रंग और अधिक मात्रा में रस होता है, ठीक है? इन फूलों में क्या होता है? या तो ये चमकीला रंग होता है या तो अधिक मात्रा में इनमें रस होता है। जैसे उदाहरण समझिए, गुड़हल में पक्षियों द्वारा होता है। जो गुड़हल का आपने फूल देखा होगा, उसमें पक्षियों द्वारा परागण होता है। कैसे? देखिए जब पक्षी कोई आता है तो देखिए उस गुड़हल के फूल पर जो देखिए परागकण लगे होते हैं, जो चोंच से उसमें देखिए उसमें उसका रस निकालता है, जिससे कि उसके चोंच में क्या होता है? परागकण चिपक जाते हैं और इसके बाद वो जो दूसरे पुष्प पर बैठता है तो वो परागकण दूसरे पुष्प पर पहुंच जाते हैं, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? पक्षी द्वारा परागण। जैसे कदम में चमगादड़ द्वारा परागण होता है, ठीक है? देखिए अगला और लास्ट है जंतुओं द्वारा परागण, ठीक है? कुछ पौधों में देखिए क्या होता है, यानी कुछ पुष्पों में, यानी कुछ फूलों में जंतुओं द्वारा भी परागण होता है, ठीक है? तो देखिए इसके बारे में आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना हमने बताया है, जितने प्रकार परागण के, ठीक है? बस वही तक आप लिखिए, ठीक है? बस ये हाँ, समझ लीजिए कि एक जंतुओं द्वारा भी परागण होता है, ठीक है? अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम समझते हैं आगे निषेचन, ठीक है? निषेचन, ठीक है? जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइज़ेशन। देखिए पौधों में निषेचन क्या होता है? तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं डेफिनेशन पर, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं गैमेट क्या होता है, जिसे हम युग्मक कहते हैं, और जाइगोट क्या होता है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं, और एम्ब्रॉय यानी भ्रूण क्या होता है। पहले ये 3 चीज़ हम समझते हैं। तो देखिए, जैसे मेल में क्या होता है, जैसे हम पुरुष और मादा में देखिए, महिला और पुरुष में देखिए, तो मेल में देखिए होता है स्पर्म, ठीक है? मेल में क्या होता है? स्पर्म, इसे क्या कहते हैं हम? युग्मक, यानी जो है नर युग्मक है। स्पर्म को हम क्या कहते हैं? नर युग्मक। और फीमेल में होता है ओवम, ठीक है? जिसे हम कहते हैं एग यानी अंडाणु, ठीक है? तो ये फीमेल में क्या होता है? ओवम। तो देखिए जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, स्पर्म और ओवम मिल जाता है, तो क्या बनता है? जाइगोट, जिसे हम कहते हैं युग्मनज। यहाँ समझिए, देखिए स्पर्म, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब मिल जाता है तो बनाता है जाइगोट, जिसे हम कहते हैं युग्मनज, ठीक है? यानी इसे हम क्या कहते हैं? युग्मनज। यही विकसित होकर, यानी युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है, ठीक है? यानी युग्मनज विकसित होकर क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। तो देखिए देखिए जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता, माँ के पेट में रहता है, तब तो उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, ठीक है? यानी जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता, माँ के पेट में रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, ठीक है? ये तो रही देखिए निषेचन, ठीक है? अब हम देखिए
पौधों में यानी पुष्प का निषेचन कैसे होता है? तो देखिए पुष्प में निषेचन, ठीक है? तो समझिए पुष्प में निषेचन कैसे होता है? तो देखिए जो होते हैं परागकण, ऊपर जो होते हैं ये ठीक है, ये क्या है? ये है परागकण, ठीक है? परागकण के अंदर होता है देखिए नर युग्मक, ठीक है? जब ये नर युग्मक यहाँ पर देखिए, नर युग्मक अंडाशय के अंदर जाता है, ठीक है? और मादा युग्मक से मिलता है, तो क्या बनता है? भ्रूण बनता है, ठीक है? इससे ही नए पौधे का जन्म होता है, यानी इससे ही क्या है? फल बनता है, ठीक है? यानी नर युग्मक, पुष्प के नर युग्मक और मादा युग्मक से मिलने से क्या बनता है? जाइगोट, जिसे हम कहते हैं भ्रूण, ठीक है? अब समझिए डेफिनेशन। पौधों में निषेचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो यौन प्रजनन का हिस्सा है, ठीक है? यह तब होता है जब नर युग्मक, ठीक है? जब नर युग्मक परागकण में मौजूद शुक्राणु कोशिका मादा युग्मक अंडाणु के साथ मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज फिर भ्रूण में विकसित होता है जो अंततः एक नया पौधा बनाता है, ठीक है? यह बनता है। अब आइए देखते हैं निषेचन जो होता है 2 तरीके से होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए पहला निषेचन क्या होता है? तो देखिए परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद अंकुरित होता है, ठीक है? और पराग नलिका बनाता है, ठीक है? जो अंडाशय में बीजांड तक जाती है। पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं, ठीक है? पराग नलिका में कितने नर युग्मक होते हैं? 2। एक नर युग्मक बीजांड में स्थित अंड कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है, जो भ्रूण में विकसित होता है, ठीक है? ये तो देखिए डेफिनेशन रही। अब यहाँ पर अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, अब यहाँ आप फिगर से समझिए। तो देखिए ये वाले जो हैं परागकण, ठीक ये हैं परागकण। जो परागकण होते हैं बहुत सारे होते हैं और परागकणों का देखिए यहाँ पर वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये क्या है? वर्तिकाग्र, ठीक है? परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक है? अब देखिए निषेचन में देखिए परागकण तो बहुत सारे होते हैं लेकिन निषेचन में केवल 2 ही परागकण हिस्सा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये वर्तिका के अंदर आता है देखिए, ये क्या है? परागकण, ये जो है कण, ये जब नीचे आएगा देखिए यहाँ पर, ठीक है? तो देखिए तो निषेचन में केवल 2 ही परागकण हिस्सा लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए 2 आएँगे परागकण। देखिए ये वाला परागकण, पहला वाला परागकण एक अंडे से मिलकर देखिए ये क्या बनाएगा? युग्मनज, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट। देखिए एक परागकण और एक देखिए फीमेल का एग मिलकर ये क्या बनाएगा? देखिए जाइगोट यानी युग्मनज। ये एक तो ये पहला निषेचन हुआ, ठीक है? ये क्या हुआ? एक पहला निषेचन हुआ। अब देखिए परागकण तो 2 आए थे, ठीक है? लेकिन अभी 1 रह गया है और 2 एग रह गए हैं यानी 2 अंडाणु रह गए हैं, ठीक है? ठीक है? तो जो ये देखिए परागकण, एक परागण और एक अंडा मिलकर देखिए ये जाइगोट बना लेता है और जाइगोट बनाने के बाद देखिए जब यही युग्मनज बन जाता है तो ये विकसित होकर बनता है भ्रूण और भ्रूण बनने के बाद ये बन जाता है फल, ठीक है? अब देखिए एक रह गया, ये वाला देखिए परागकण इन 2 से कैसे देखिए ग्रुप बनाएगा? आइए आगे समझते हैं। अब देखिए दूसरा निषेचन, दूसरा नर युग्मक बीजांड में स्थित केंद्रीय कोशिका के साथ मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। यह कोशिका विकसित होकर भ्रूणपोष बनाती है, जो विकासशील भ्रूण के लिए भोजन का स्रोत होता है। देखिए, इससे पहले हमने समझा देखिए ऊपर से जो ये है, ये परागकण, 2 परागकण वर्तिकाग्र से आए थे, ठीक है? 2 परागकण आए थे इसमें इसके अंदर, तो एक का तो पेयर बन गया, एक ग्रुप बन गया, ठीक है? अब जो ये एक परागकण बच गया था, ये 2 जो पहले से मौजूद थे एग, इनसे मिलकर देखिए ये बनाएँगे ग्रुप, ठीक है? ये इनसे मिलकर एक बनाएँगे ग्रुप, ठीक है? अब देखिए इनको हम कहेंगे भ्रूणकोष, ठीक है? इनको हम क्या कहेंगे? भ्रूणकोष। ये जब मिल जाएँगे तो इन्हें हम कहते हैं भ्रूणपोष। जैसे यहाँ पर लिखा है देखिए, ये मिलकर क्या बनाएँगे? भ्रूणपोष और इनका कार्य क्या होता है? जो देखिए ये वाला इससे पहले जो ग्रुप बना था, ठीक है? ये जो आगे चलकर फल बनेगा, तो इसकी देखिए सुरक्षा और इसकी भोजन के लिए ये भ्रूणपोष इसके लिए भोजन का कार्य करता है, ठीक है? इसके लिए भोजन का स्रोत कौन बनता है? ये जो इसके बाद दोबारा इसका जो पेयर बना है, ठीक है? अब यहाँ देखिए जैसे लिखा है डेफिनेशन में त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका, तो यही है त्रिगुणित। देखिए एक परागकण और 2 अंडे मिलकर क्या है? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका बनाते हैं, ठीक है? देखिए अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये अंडाशय में कितने अंडे पहले से मौजूद होते हैं? तो 3 अंडे होते हैं और परागकण निषेचन में कितने हिस्सा लेते हैं? तो परागकण बहुत सारे होते हैं लेकिन निषेचन में हिस्सा केवल 2 परागकण लेते हैं, ठीक है? आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और परागण और निषेचन के बारे में जितना हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो सारा आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है? अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।